Why do cells use energy to move molecules? Passive no energy, active against the flow. Pumps and partners, real cell power. Active transport. The movement of substance with the help of carrier and energy is called active transport. In active transports, ions and molecules move against the concentration gradient. That is the from lower concentration to higher concentration. This process is required energy which is obtained from adenosine triphosphate ATP. ATP is produced inside mitochondria through ऑक्सीडेशन फास्फोराइलेशन। यानी कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है ना। जिस तरह से कोई भी काम हम करते हैं उसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वहां पर ऊर्जा की सहायता से पदार्थों का परिवहन करना सक्रिय परिवहन कहलाता है। सक्रिय परिवहन में आयनों व अणुओं का परिवहन सामंत प्रवणता के विपरीत होता है ना। और इसमें एनर्जी के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। जैसे कि कोई भी हम वर्क करते हैं ना, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें जब भी देखो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रांसफर का और पैसे ट्रांसफर हो कि जैसे कि कि मान लो कोई भी एनर्जी की आवश्यकता होती है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो मान लीजिएगा हम कोई भी काम करते हैं, जब भी हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो हम कोई लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, लोअर यानी हम अगर लोअर बैकग्राउंड से आते हैं और हमें किसी भी हायर सोसाइटी में जाना है, हम फॉर एग्जाम्पल क्यों लें, हम तो किसी और का ले लेते हैं ना, कि अगर कोई व्यक्ति लोअर सोसाइटी का है और उसको हायर सोसाइटी में जाना है ना, तो उसके लिए क्या होता है, उसको कुछ एफर्ट डालने पड़ते हैं। क्या डालने पड़ते हैं? एफर्ट। और एफर्ट जो होते हैं, अब भाई अच्छे से कपड़े पहनना है, अच्छे से जाना है, जिससे कि हमारा एक सोशल स्टेटस मेंटेन रहे, मतलब इतना हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब हो सकता है कि जब लो कंसंट्रेशन से कोई भी मॉलिक्यूल्स या पदार्थ आयन हायर कंसंट्रेशन में जाता है, हायर कंसंट्रेशन में जाता है, तो उसको क्या होता है, एक एफर्ट की आवश्यकता होती है, या एफर्ट के रूप में एटीपी की आवश्यकता होती है। दिस इज कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। हिंदी उसको लिख लेना। इसके बाद जो है देखो यहाँ पे भी आपका ये दिखाया गया कि सोडियम पोटेशियम पंप एक्सचेंज, दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट सक्रिय परिवहन के अंतर्गत आता है। ठीक है, कि जैसे मान लो ये सोडियम पोटेशियम पंप है, तो इसमें एक्सचेंज होता है ना। बाहर के सोडियम अंदर आते हैं और पंप की तरफ अगर पोटेशियम बाहर जाते हैं, तो ये क्या होता है, एक तरह से डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। यानी कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की जैसे ऑस्मोसिस का समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी चीज है, डिफ्यूजन तो हमेशा ऐसा होता है कि हायर कंसंट्रेशन से आपको लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना है ना। कोई भी अगर हम पार्टिकल्स किसी पानी में मिला देते हैं, कोई भी केमिकल्स, तो क्या होता है पूरे ही बर्तन में या पूरे ही उसमें फैल जाता है। और जब तक फैलता रहता है, जब तक कि इसमें दोनों का कंसंट्रेशन सामान्य हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है ये आप जो है ना, इसमें भी यही पूरा बताया गया कि रीनल फिल्ट्रेशन सोडियम पोटेशियम पंप है ना, सोडियम पोटेशियम पंप में एक्टिव ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें अलग मोटा मोटा हम ये समझ सकते हैं कि जब भी एनर्जी की आवश्यकता होती है एटीपी के फॉर्म में, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है ना। जैसे मान लो कोई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसमें भी कोई भी आयंस अंदर आता है ना। और अगर इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है, तो ये जो होता है, ये क्या करता है, ये जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत जो है अपना एग्जाम्पल हो गया सोडियम पोटेशियम पंप, जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही उदाहरण होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, तो कोशिका अनेक जो है पोषक पदार्थों का चयनात्मक आंतरिक सक्रियता प्रदान करती है। इसी विधि द्वारा कोशिका के अंदर बाहर जल व आयन की सांद्रता या सामान्यता बनी रहती है ना। और जो मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन होता है, मसल्स में जो कॉन्स्ट्रक्शन होता है, वो भी एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट की सहायता से ही हो पाता है। ठीक है,
तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है इसमें ये पदार्थों को कोशिकाओं में एकत्रित करने में सहायता करती है। सक्रिय पर्वरण प्रायः सांद्र प्रवणता या विद्युत रासायनिक प्रवणता के विपरीत होता है। ये एक वाइटल प्रोसेस होती है और मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स की क्रिया को रोक देती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर कोई भी फंक्शंस कोई क्रिया हो रही है तो उसको इन्फेक्ट कर देती है, जैसे कि जिस तरह से कोई भी कैटालिसिस होता है, प्रेरक होता है, किसी भी क्रिया को कम या ज्यादा कर सकता है, उसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी किसी भी मैकेनिज्म को इंगेज करा सकता है या बढ़ा सकता है ना। ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। इसके आपके इसको पढ़ लेना। हाँ, अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसमें क्या होती है, कोई भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है, इसमें कोई भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। देखो यहाँ पे हम देखें निष्क्रिय परिवहन है, does not require energy from the cell, फर्स्ट हो गया। इसके बाद जो है ना ये जिस तरह substances move along the concentration gradient follows the direction of diffusion. It is a physical process. Its metabolic units do not affect the process. देखो जो इन पैसिव ट्रांसपोर्ट उसी तरीके से होता है कि इनको भाई मैकेनिज्म में क्या होती है, कोई तो ये खास कोई किसी मैकेनिज्म को ना तो इंड्यूस कराते हैं ना ही इसको रिपेल कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है ये वहाँ पे इसे पैसिवली वर्क करते हैं, इसमें कोई भी एक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक तरह से अपने डेफिनेशन को समझ लिया है ना। और जो है हम इसमें हमेशा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, ये जो है ना तापमान के कम होने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑक्सीजन की मात्रा निष्क्रिय परिवहन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है ना। इसमें क्या होता है, कोई भी इसे प्रोटीन ऐसे चैनल के रूप में कार्य नहीं करते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, किसी भी प्रोटीन की सहायता से, जैसे मान लो ये आपका ये लेयर है और इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है, तो जब भी कोई भी आयंस अंदर आते थे तो क्या होते थे, ये प्रोटीन्स की सहायता से हेल्प से आ जाते थे, है ना। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन की चैनल की आवश्यकता होती है ना। किसमें बात कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन उसमें प्रोटीन नो रिक्वायर, प्रोटीन चैनल चैनल नो रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये मोटा मोटा बात करते हैं, एक सेकंड, इसमें जो है ना को आपने उसमें रखा है, इसको और हम क्या करते हैं, आप पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे ना, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता था, ये आपने समझ लिया, वहां पे हमने मेंशन कर दिया था, इसको यहीं पे कर लेते हैं कि मान लो यहाँ पे जिसमें प्रोटीन चैनल की आवश्यकता नहीं होती है, किसमें, देखो ये है ना आपका, जैसे कि ये प्रोटीन चैनल्स बन जाते थे ना, ऐसे प्रोटीन चैनल की सहायता से कोई भी आयंस जो है ना ये एंटर, प्रोटीन चैनल अगर आप ये बात करो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन जब भी कोई भी आयंस अंदर जाता है बाहर जाता है तो उसे प्रोटीन चैनल किस तरह, प्रोटीन चैनल एक बाहर की तरह कार्य करते हैं। जैसे मान लो कोई भी सामान हमको बाहर से रूम के अंदर लाना है, घर के अंदर लाना, तो किसी भी हम एक कैरियर की तरह से यूज करते हैं ना, तो कि मतलब ये इसको ढोता है, मान लो ये कोई भी एक रिक्शा की तरह कार्य करता है ना, ऑटो रिक्शा की तरह कार्य करता है, कौन, प्रोटीन चैनल। तो इसकी सहायता से क्या होता है, ये आया जो कोई भी मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन पे बैठ गया और प्रोटीन की तरह उसको सामान को अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ला दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट का उदाहरण। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब ये कि बहुत सिंपल तरीके से पता है, डिटेल में हम और भी बाद में ले सकते हैं, अभी थोड़ा सा हम इस तरह से देखते थे ये चीजें क्या होती हैं। देखो को ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इन कोड में सिंगल सबस्टेंस ट्रांसपोर्टेड इंडिपेंडेंटली अक्रॉस द मेम्ब्रेन, द प्रोसेस इज कॉल्ड यूनिपोर्ट। जब प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन एक अणु के साथ दूसरे अणु का भी परिवहन करते हैं तो इसकी वो हम क्या कहते हैं, को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट मतलब ये हो गया कि
कि मान लो कोई भी जब भी कोई भी अणु होता है ना? तो वो एक अंदर आता है, कोई आयन अंदर आया, है ना? लेकिन जब कोई भी एक अणु के साथ जब कोई भी एक अणु के साथ कोई दूसरा अणु भी आ जाता है ना? मान लो ये आपका ये है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब कोई भी अणु आया अंदर, है ना? तो इसके साथ 2 अणु एक साथ आ जाएँ, एक दूसरे की कंपनी में फ्रेंड्स लोग आ जाएँ साथ में, तो दिस इज़ द को-ट्रांसपोर्ट। हम ट्रांसपोर्ट ही पढ़ रहे हैं कि हम बॉडी में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें जो भी कोई भी चीज़ें अंदर आती हैं, बाहर आती हैं, तो किस रूप में आ सकती हैं। तो को-ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। इसी तरीके से आया अपना जो है 3 प्रकार के होते हैं, को-ट्रांसपोर्ट भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, है ना? कौन-कौन से होते हैं? यूनिपोर्ट होते हैं, सिम्पोर्ट होते हैं, एंटीपोर्ट होते हैं। यूनिपोर्ट क्या होता है? यूनिपोर्ट में जब एक पदार्थ जो होता है, जब एक पदार्थ का होने वाला परिवहन दूसरे पदार्थ से स्वतंत्र हो, तो इस परिघटना को यूनिपोर्ट कहते हैं। इसे संपादित करने वाले प्रोटीन अणु को यूनिपोर्टर कहते हैं। मान लो मान लो कोई भी अंदर चैनल में कोई चीज़ आए यहाँ पे, है ना? ठीक है? तो ये अलग-अलग मॉलिक्यूल्स अपने स्वतंत्रता से आ जाते हैं, है ना? तो ये यूनिपोर्ट हो गया। अगर जब 2 अणु एक साथ आते हैं जब 2 अणु एक साथ आते हैं, तो इनको सिम्पोर्ट कहते हैं, ठीक है? जब 2 अणु एक दूसरे के अगेंस्ट मतलब एक अंदर गया, एक अणु अंदर गया, है ना? और एक अणु बाहर आया, तो एंटीपोर्ट हो गया। जब 2 साथ में आते हैं, तो इसको सिम्पोर्ट कहते हैं। जब सिंगल मॉलिक्यूल अंदर आता है, तो इसको एंटीपोर्ट कहते हैं, ठीक है? इसके बाद जो है इसको आप लोग देख लेना, पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, है ना? इसके बाद अगर हम एक अगला है यहाँ पे बल्क ट्रांसपोर्ट यहाँ पे इसको जो है ना आप देखो यहाँ पे ये बल्क ट्रांसपोर्ट इसको बड़ा उसमें लेना था ना ये इसको हेडिंग में डालना होता था। ये वाला जो हिस्सा है ये बल्क ट्रांसपोर्ट ये हेडिंग है, आप लोग हेडिंग डाल देना। ये देखो यहाँ पे बल्क ट्रांसपोर्ट हेडिंग है, बल्क ट्रांसपोर्ट बल्क ट्रांसपोर्ट बल्क से मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना? बल्क ट्रांसपोर्ट होता है जब पदार्थों का बल्क में कोशिका के अंदर लिया जाना लगे, बहुत ज्यादा चीजें अंदर आए कोशिका के अंदर, सिंगल अणु ना करके बहुत सारे अणु कोशिका के अंदर आते हैं, तो बल्क कहते हैं ना बल्क में सामान आ गया बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाता है, तो उसको कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट कई, है ना? तो बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ये 2 प्रकार का होता है, एंडोसाइटोसिस होता है और एक्सोसाइटोसिस होता है। क्या क्या होता है इसमें? एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, है ना? एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि ये है कोशिका में पदार्थ को अवशोषित करने की प्रक्रिया होती है और ये कोशिका से पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया, मतलब अंदर आना कोशिका की कोई भी चीज को क्या करना होता है? एंडोसाइटोसिस कहलाता है। ये देखो ये एंडोसाइटोसिस और बाहर पदार्थ निकालना कोशिका के वो क्या कहलाता है? एक्सोसाइटोसिस होता है, ठीक है? और एंडोसाइटोसिस में भी ये जो है ना एंडोसाइटोसिस में भी एक पिनोसाइटोसिस होता है। एंडोसाइटोसिस 2 प्रकार का होता है। एंडोसाइटोसिस जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है पिनोसाइटोसिस, ठीक है? और एक होता है आपका फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस जब सेल्स कोई पानी लिक्विड पदार्थ को अंदर लेती है ना, तो ये पिनो माने पीना, पानी पीना, ड्रिंक वाटर, है ड्रिंक वाटर, ये आता है पिनोसाइटोसिस। और खाने के रूप में जब बहुत ज्यादा सॉलिड फॉर्म में कोई चीज आती है तो वो फेगोसाइटोसिस कहलाती है, ठीक है? ये हो गया आपका फेगोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस, है ना? ये आप इसको सेल ईटिंग कहते हैं इसको, ये आपका, ठीक है? यहाँ पे भी देखो ये फेगोसाइटोसिस उसको बताया गया जैसे कि ये मान लो ये भी चीज है ना कोई भी खाने के रूप में कोशिका ने पूरा अंदर खा रही है, ये फेगोसाइटोसिस होती है ना? ठीक है? और पिनोसाइटोसिस में लिक्विड पदार्थ ले लेना, एंजियोसाइटोसिस मतलब बाहर चीजें निकालना, और पिनोसाइटोसिस लिक्विड पदार्थ का लेना, लिक्विड पदार्थ।